यूजीसी को लेकर के पूरे देश में जहां बवाल मचा हुआ है, तो पहले यह जानने की ज़रूरत है कि यूजीसी क्यों आया और यूजीसी में जो विभिन्न प्रकार के अभी गवर्नमेंट और सरकार लेवल पर नए नए कानून और समितियां बनाई गई और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट में डेडलाइन भी खड़ी कर दी कि 2025 अप्रैल तक में इस चीज़ को लागू करना था। साथ ही साथ में यह भी था कि 2012 में जब यह यूजीसी की यह गाइडलाइन आई थी तो उसमें क्या था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सब लोगों को समझ लेना भी ज़रूरी है, फिर उसके बाद सब लोगों की अपनी राय भी हो जाएगी। इसमें पहला पॉइंट नंबर 1, यूजीसी की जो बात की जाती है, यूजीसी एक भारत देश में एक यूनियन लेवल पर एक ग्रांट कमीशन है जिसमें हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग अपने आप में शिक्षा दीक्षा के लिए पढ़ते हैं। इसके साथ में यह भी जानना है कि कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो 27% हर स्कूल कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन को वहाँ पर सेव कर दिया गया था कि हर कास्ट के लोगों को अलग अलग जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया भारत देश के उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसमें उसको उस आधार पर क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए। अब इसके साथ में भारत देश में 2012 तक इसको एक सिर्फ परामर्श के रूप में यह चीज़ें बनाई गई थी कि यदि किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का या मान लीजिए वाद विवाद होता है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी जातिगत कोई आरोप लगते हैं, लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाता है, महिला के ऊपर कुछ आरोप लगते हैं, तो एक परामर्श के रूप में 2012 तक था। अर्थात यह कोई ऑफेंस नहीं था, अर्थात यह कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के रूप में, उद्देश्य के रूप में, इसमें एक परामर्श के रूप में इस चीज़ों को लिया गया था। अब सरकार को लगा कि भारत देश में जो सबसे ज़्यादा इस समय पर जो अपर कास्ट है, एजुकेशन लेवल पर हायर कास्ट है, उसको लेकर के सरकार की नज़रों में वो सारी चीज़ें थी। तो सरकार ने क्या किया कि इसने एक नई समिति यूजीसी वाली बनाई और उसमें डेडलाइन बना दिया गया। डेडलाइन क्या है यह भी जानना ज़रूरी है, समिति में कितने सदस्य होते हैं यह भी जानना ज़रूरी है, कितने दिन में मैटर डिसाइड होगा, रात दिन बराबर होंगे या दिन में वर्किंग होगा या नॉन वर्किंग होगा, यह भी हम आप लोगों के सामने स्पष्ट। पॉइंट नंबर 1, इस समिति में जो अभी सदस्य बनाए गए हैं 10 सदस्य इसका डिसीजन लेंगे, जो अभी वर्तमान में यूजीसी की जो कमेटीज बनाएगी। दूसरा पॉइंट नंबर 2, इन 10 सदस्यों में से 5 आरक्षित होंगे यानी रिजर्व कोटा के होंगे। हु इज द इसमें कौन कौन रहेगा, एक तो एसटी का, एससी का और इसके साथ में ओबीसी का। पॉइंट नंबर 3, इसके साथ में शिकायत का जो निराकरण होगा वो 24 घंटे के अंदर में होगा। अर्थात सवाल यह उठता है, मैं पॉइंट नंबर 3 के मतलब उसको डिफाइन कर रहा हूं, यदि रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे अभी हो रहे हैं, तो ये मैटर रात के अगले 12 बजे तक में डिसाइड होगा। सरकार को इसकी चिंता है, पर कुलदीप सिंह सेंगर पर जो अभी इतना बड़ा केस चल रहा है, भारत देश में उत्तर प्रदेश में मल्टीपल एफआईआर होंगे बड़े बड़े राजनेताओं के ऊपर। मुझे लगता है कि बड़े सारे राजनेता जो मंत्री मिनिस्टर या कैबिनेट लेवल के हैं, एमएलए लेवल पर हैं, उनके ऊपर कम से कम किसी के ऊपर 100 एफआईआर है, किसी के ऊपर 50 एफआईआर है, किसी के ऊपर और ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। डेटा पूरे पब्लिक के डोमेन पर कोई भी मीडिया के सामने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या गूगल में डाल के चेक कर सकता है। यूपी बिहार उसमें सबसे टॉप क्राइम पर होगा। सवाल यह इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट, अर्थात 24 घंटे में उनका नहीं निराकरण हो रहा है, पर यहां यूजीसी के ग्रांट वाला जरूर निराकरण किया जाएगा। यह इसका पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4, शिकायत की जो की जाएगी इसका पूरा कन्विक्शन अर्थात पूरा ट्रायल केस का कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 15 दिनों में। ऐसी क्या भारत देश में अफरा तफरी आ गई है कि 15 दिन में ही सारी चीजें पूरा हो की जा रही है। मुझे लगता है कि जो भारत देश में अभी जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 में किसी आर्टिकल 22 आर्टिकल 24 तक की बात कर रहा हूं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति को यदि पुलिस कस्टडी में लेती है तो उसका जो जुडिक्शन है उसका ये कि लोकल जो पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसके पास में उसको ले जाना पड़ेगा और उसके साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा उस फाइल को। अब ये 24 घंटे में वो छोड़िए, ये तो सिर्फ पहुंचाने वाला था। ट्रायल पॉस्को वगैरह में आप जानते हैं कि चार्जशीट वगैरह फाइल करने का जो टाइम जुडिक्शन दिया गया 3 महीने के अंदर है, अर्थात ट्रायल जो उसका चलेगा और उसका चार्जशीट फाइल होगी 3 महीने के अंदर में होगी। पर यहाँ तो पूरा का पूरा मैटर ही कंक्लूड किया जा रहा है कितने दिनों के अंदर में, 15 दिनों के अंदर में। अब ये सब चीज़ों की कहानी जब मैंने बताया है तो यह भी जान लेना आप लोगों को ज़रूरी है कि आवश्यक कार्यवाही कितने दिनों में शुरू कर दी जाएगी, 7 दिनों में। आवश्यक मतलब नेसेसरी स्टेप्स जितने होंगे पुलिस के, आपको डिटेन करना है, आपको अरेस्ट करना है, आपको अंदर भेजना है, क्योंकि 15 दिनों में पूरा ट्रायल भी कंक्लूड किया जाएगा। अब सवाल ये पॉइंट नंबर 6 था। अब आ रहा है सवाल इसका नेक्स्ट, ये जितनी भी सारी व्यवस्थाएं सरकार बना रही है और उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर बनाए गए हैं वह भी जानना जरूरी है। यह पॉइंट नंबर 8 है जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है।
किसके आधार पर ये सारी कार्यवाही की जाएंगी? लिंग के आधार पर, अर्थात किसी व्यक्ति को आपने लिंग सूचक मतलब महिला पुरुष है उस तरह से कुछ संबोधन किया। फिर उसके बाद जात सूचक, अर्थात यदि एसटी एससी वाला जो एट्रोसिटी आप लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके संबंधित जो सारी कहानियां होती हैं, तो एट्रोसिटी वाले जितने रिलेटेड केसेस होते हैं कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, या उनका अलग से कुछ लॉज होगा उसके बारे में होगा। नेक्स्ट, इसके साथ में नेक्स्ट ओबीसी के जितने भी चीजें होंगी, ओबीसी के भी जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, यदि उन्होंने उनके साथ में कुछ आपके साथ मिसबिहेव हुआ है तो वो होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति, यदि मान लीजिए मैं कॉलेज लाइफ में हूँ, मेरे बहुत सारे चुनाव लड़ने के हैं, मैं पॉलिटिशियन व्यक्ति हूँ और मैं आपके सामने चुनाव लड़ना चाहता हूँ, प्रतिद्वंदी हो सकता है मैं जनरल कैटेगरी का हूँ और आप एसटी के हैं, आप ओबीसी के हैं और आप मान लीजिए किसी अन्य कैटेगरी के व्यक्ति हैं, तो सवाल यह उठता है कि यह व्यक्ति हमको पॉलिटिकली डोमिनेट करने के लिए हमारे ऊपर एफआईआर करा देंगे और ये 15 दिन वाला या मान लीजिए 20 दिन में चुनाव होने वाला, तो हमारे ऊपर इस तरह के लिस्ट करके ये सारी चीज़ों पर ऑफेंसिव करके हमको कस्टडी में डाल देंगे। एक तो ये इसका मिसयूज होगा। दूसरा, इसके साथ में ये तीन ही कैटेगरी क्यों डाली गई, जनरल क्यों नहीं डाली गई है? जनरल के भी बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं जो बीपीएल लाइन पर होते हैं। कम से कम आप ये तो कह सकते थे कि गरीबी रेखा के लोग जो चाहे एसटी एससी के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे जनरल कैटेगरी के हो, वो सबके सब इस कैटेगरी उसमें आते हैं, उनको क्यों नहीं लिया गया? मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग जो कोटा के हैं, वो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएएस हैं। कोटा में तो पूरा मीना फैमिली आप सब लोग जानते हैं पूरा रिजर्वेशन उठाती है, उनको क्या जरूरत होगी? पर हमारे गांव का, रीवा मध्य प्रदेश का, यदि कोई हमारे जमीन में आसपास में कोई आदिवासी अर्जन है, वो सच में बेचारा गरीब है, एक झुग्गियों में रह रहा है, तो उनका मैटर उठना चाहिए कि उनका उठना चाहिए जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये सवालों में इसमें बहुत सारे पैरामीटर पर ऊपर नीचे चीजों को रखा गया है। इसी के साथ में जो परिसर में भेदभाव की चीजें बढ़ेगी, परिसर का मतलब कॉलेज का जो जुडिक्शन टाइटल बाउंड्रीज होगा, यूजीसी की जो इतनी सारी चीज़ें जो एफिलेटेड होंगे कॉलेजेस और जो सारी चीज़ें आएंगी, उन पे ये बहुत बड़े लेवल पर भेदभाव बढ़ेगा। वहाँ पर अपर कास्ट बनाम ओबीसी एसटी एससी को मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इस रूप को इसी तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रही है जैसे पूरे भारत देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि अब तो थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ वकील भी ऐसे बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हिंदू मुस्लिमवाद वाला किस तरह से डिस्प्यूट बढ़ जाए। अर्थात इसको ये कह सकते हैं कि नेगेटिव अप्रोच, भारत देश की एनर्जी का अप्रोच, भारत देश की सारी चीज़ों को गलत डायरेक्शन में ले जाने का अप्रोच, इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती, न कि देश के विकास और देश का जो हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल में भारत देश की स्थान कहां पर जाके बने, नंबर 1 में कैसे पहुंचे, इसके बारे में कोई चर्चाएं नहीं होती है। मुझे लगता है कि सरकार के लेवल पर ये जिस प्रकार से ये सारी चीजें की गई हैं, तो इस सारी चीजों में झूठी शिकायत का सबसे ज्यादा भरमार होगी। और वो किसके ऊपर की जाएगी? सारे के सारे अपर कास्ट पर। अपर कास्ट का जो पूरे भारत देश में टोटल पॉपुलेशन की मैं बात यदि करूं तो ओबीसी की पॉपुलेशन आप लोग जानते हैं, एसटी एससी की भी पॉपुलेशन जानते हैं, तो लगभग इसका जो जनरल में भी बहुत सारे जो अपर कास्ट हैं उसका लगभग मोटा मोटा जो डेटा है मुझे लगता है कि 15 से 20% के आसपास में आता है। जो अपर में भी बहुत सारा अपर है, उसमें भी गरीबी रेखा के रहने वाले लोग हैं और बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं। तो ये सारे फैक्टरों के आधार पर जो झूठी शिकायतें की जाएंगी, सरकार इसको 15 दिन में इसको डिसाइड करेगी। 7 दिन के अंदर में सरकार इसको त्वरित कार्यवाही पर लेगी। 24 घंटे के अंदर में इसमें अर्जेंट मीटिंग बैठाई जाएगी। कितनी बार कलेक्टर एसपी इसके सदस्य हैं, कितनी बार इस मीटिंग में बैठेंगे, मुझे लगता है कि कलेक्टर एसपी के पास शायद और कोई कार्य नहीं बचेगा सिवाय इसके कि सरकार क्या कर रही है और कितनी झूठी शिकायत आ रही है या कितनी सही शिकायत आ रही है। उसके निराकरण में ही मुझे लगता है कि कलेक्टर और एसपी को शाम के और 24/7 में उपलब्ध रहना पड़ेगा। शायद जो एम्बुलेंस के पीछे लिखा रहता है कि 24/7 सेवा उपलब्ध है, मुझे लगता है कि कलेक्टर के कार्यालय के आगे और एसपी और पुलिस के कार्यालय के आगे भी अब लिख दिया जाएगा कि 24/7 ग्रांट कमीशन की जितनी कंप्लेन आएगी उसके लिए यह सेवा उपलब्ध है। साथ ही साथ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो संवेदनशील स्थान है जहां पर ज्यादा इस तरह के मामले बढ़ जाएंगे, वहां पर किस तरीके की सरकार व्यवस्था करेगी यह भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। साथ में 7 डेज जो वर्किंग 7 डेज कहा जा रहा है, तो यदि मान लीजिए कोई हॉलीडेज पड़े हैं 2 दिन 3 दिन के, जैसे कल ही रिपब्लिक डे था इंडिया का, 26 जनवरी थी, ऐसे दिनों के लिए 7 दिन का अभिप्राय क्या है? सरकार ने इसका भी स्पष्टीकरण इन चीजों पर नहीं दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति बनाई है, अर्थात
एक डेडलाइन भी बना दी गई कि ये निगरानी कमेटी जो होगी पूरे भारत देश को, पूरे जितने लगभग 30 राज्य जो भारत देश के हैं उन पर निगरानी करेगी, वॉचिंग करेगी, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई कि यदि किसी ने इतने टाइम के अंदर में प्रकरण का डिसीजन नहीं लिया, 24 घंटे वाली सुविधा नहीं दी, 10 मतलब 7 हफ्ते के जो 7 दिन है उसमें कार्यवाही नहीं किया गया, 15 दिन के अंदर में मैटर को कंक्लूड नहीं किया गया, आपको कन्विक्ट नहीं किया गया, सजा नहीं दी गई, जेल नहीं डाला गया, तो उस पर उसकी ग्रांट जो होगी यूजीसी उसकी मान्यता खत्म करेगी उस कॉलेज की, उस पे विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक बहुत सारे वो पेनल्टीज होती हैं वो लगाई जाएंगी और ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी की जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार का पढ़ाना लिखाने का कार्य छोड़ करके मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ों में ध्यान रख रही है कि किस प्रकार से एक अपर कास्ट को किस तरह से पीड़ित किया जाए। जो भारत देश का एक जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो किसी भी कास्ट का हो सकता है, एसटी एससी का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, जनरल का भी हो सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ में सरकार के पास अब इस तरह के चीज़ों को बढ़ा करके जहां एक हिंदू मुस्लिम पॉलिसी खेली जाती थी, अब सरकार ने दूसरी तरीके की भी पॉलिसी खेलने की स्टार्ट कर दी गई है कि हिंदुओं में भी विभिन्न प्रकार के विघटन शुरू हो जाएं। और इसको लेकर के सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से यह निर्णय लिया है, जिसका मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, खुलेआम मैं इसका विरोध करता हूँ। यह पॉलिसी इस लेवल पर, यह काफ़ी बड़े लेवल पर गड़बड़ियाँ हैं और इस नियम कानून की अभी कोई व्यवस्था मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में अपडेट करके ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ में जो चीज़ें अभी 2012 के लेवल पर थी, जो परामर्श कमेटीज के रूप में थी, जहां गड़बड़ियां हैं पब्लिक प्लेस पर हैं, अपर कास्ट के लेवल पर जो मान लीजिए बड़े लोग हैं अर्थात एसटी के हों, एससी के हों, ओबीसी के हों, उनके लेवल पर मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। निचले स्तर पर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोग हैं उनके लिए ज़रूर इसकी आवश्यकता हो सकती है, पर बहुत से माइक्रो लेवल पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, चीज़ें गड़बड़ भी होती हैं, सही भी होती हैं, पर यह है कि इसका पैरामीटर डिसाइड इसमें नहीं किया गया है, किस आधार पर किसी को यह बोला जाएगा। साथ में सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट जो 2016 2019 के हैं, ये जिसको लेकर के ये सारी चीज़ें बढ़ी थी, जिसमें एक रोहित वेमुला का केस है, एक पायल तड़वी का केस है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर आशंका जाहिर की थी। पर यह पूरे भारत देश के 140 करोड़ की आबादी में कहीं घटनाएं घटी तो ऐसी जगहों पर आप स्पेशल तरीके से कर सकते हैं, मैं ये नहीं मना भी नहीं कर रहा हूं, पर ये इतने पूरे भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ों को बढ़ाना, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पर इसका व्यापक लेवल पर नुकसान हो सकता है। अब मुझे एक 3 फार्मूला किसी बड़े राजनेता ने उत्तर प्रदेश के बोला था, मुझे लगता है कि यदि मैं बोल दूंगा तो थोड़ा सा आप लोग उसको समझ सकते हैं कि क्या। एक तो महिलाओं में जो आता है 498 दहेज प्रताड़ना का केस, कभी भी महिला पुरुष है यदि महिला को कुछ मतलब समथिंग डिस्प्यूट इज गोइंग देयर, फैमिली स्तर में हुआ और महिला को वहाँ से ससुराल से जाना है, तो ये एक दहेज प्रताड़ना का केस होता है। वो किसी भी फैमिली में कोई भी महिला जल्दी लगा देती है। सही गलत क्या होगा 7 साल बाद डिसाइड होगा, यहाँ तो 15 दिन में हो रहा है। दूसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट में भी कई बार ऐसा होता है कि गलत इंटेंशन से किसी भी व्यक्ति को फंसा दिया जाता है कि नहीं इनको हमें फंसाना है तो एट्रोसिटी में फंसा दिया जाए। अब ये तीसरा ये आ रहा है यूजीसी वाला, तो इसकी बड़ी फास्ट सर्विस है। मुझे लगता है कि भारत देश में जो ब्लिंकिट की सर्विस अभी शुरू हुई है कि आपको 20 मिनट में या 10 मिनट में सेवा मिल जाएगी, भारत देश 24/7 अब शुरू करने जा रहा है। और चीज़ों में 24/7 नहीं है, और चीज़ों में दुनिया के जो 198 कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है उसमें रहेगा। पर कुछ चीज़ों में मुझे लगता है कि ऐसी पॉलिसीज में बनाने में थोड़ा कहीं अग्रसर दिख रहे हैं। पर ये चीज़ें जो गलत है मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है और इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रहा हूँ। थैंक यू। आप सब ब्राह्मण समाज सड़क पर है, क्या सड़क पर उतरना ठीक है? ये मामला अदालती है। देखिए, ये कुछ चीज़ों को ऐसा है कि कुछ जो हर चीज़ों में हर वर्ग में, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, ब्राह्मण वर्ग भी उसी वर्ग की कैटेगरीज में है। यदि वहाँ पर ये चीज़ें आती हैं तो वो अपने स्तर से वो लड़ने का एक तरीका हो सकता है। पर यदि किसी भी कानून में कुछ गलतियां हैं तो इसको सिर्फ फॉलोअप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग पावर, जुडिशियल पावर के पास रिव्यू करने का पावर, जो कि एज पर केशवानंद भारती जजमेंट है कि जुडिशियल और रिव्यू पावर कभी भी सुप्रीम कोर्ट का किसी भी अमेंडमेंट का, किसी भी बिल का, किसी भी पार्लियामेंट एक्ट का जो भी नियम बन के आ रहा है वो हमें उसको हमेशा वॉच कर सकता है, उसको संशोधित कर सकता है और उस केस को जो मतलब कुछ भी एक्ट आ रहा है, जो ये जैसे इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं तो उसको ख़त्म कर सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि हम जा करके ऐसा करेंगे उनका एक अलग रास्ता हो सकता है, पर ये जो चीज़ें होंगी या तो सरकार इस नियम को विड्रॉन करेगी या तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें डेडलाइन बना करके इसको कंक्लूड करेगी। मेरे दोनों रास्ते स्पष्ट हो गए। और कुछ आप लोगों के प्रश्न तो पूछ सकते हैं। विड्रॉ कराना चाहते हैं आप?
नहीं, मैं विड्रॉ की मैंने बात नहीं किया, इसमें संशोधन करके चीज़ों को करे, मेरा ये मतलब है। गलत को कैसे गलत कोई भी डिलीवर हो रही है चीज़ें तो वो गलत ना होने पाए। किसी जॉन लॉक एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने बोला था कि यदि कोई भी कानून ये एक व्यक्ति के ऊपर गलत तरीके से लगाया गया है तो यह हमारी आपकी सबकी आवश्यकता है कि उस गलत को गलत कहें, और उस गलत के वजह से 100 यदि गुनाहगार भी छूट जाते हैं तो उसको छोड़ने की जरूरत होती है। तो आप मेरा मतलब समझ गए, मेरा मतलब कि गलत नहीं होना चाहिए। यूजीसी का आंकड़ा कि 118% जो है जातिगत मामले बढ़े हैं, तो इन्हें कैसे रोका जाएगा? ये तो आपको मोदी और अमित शाह जी से और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछ लेना चाहिए था, हमसे पूछने की जरूरत है। हम लोग तो रोज केस ही लड़ते हैं। जो लोग जब तलवार पूरे भारत देश में, जो भारत देश में कौन सी सेना है तलवार लेके करणी सेना और भी तमाम सेनाएं, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बजरंग दल, हमारे एमपी में बहुत सारे लोग तलवार बांटते हैं। तो जब आप इन तलवारों का क्या उपयोग है आप बताइए ना। आप बच्चों को पढ़ने लिखने की किताबें नहीं देते हैं, आप बच्चों को शिक्षा पर फोकस नहीं करते हैं, आप बच्चों को अपने दलों में, समूह में, ग्रुप में बनाने की आदत डालते हैं, आप कट्टरपंथी उनको बना रहे हैं, आप देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन को हिंदू मुस्लिम में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मुस्लिम को कितने दिन आपका मतलब टारगेट पर रखो, कुछ दिनों बाद वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा, आपके फेवर में बात करेगा, बात खत्म हो गई, फिर ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? आपके घर में ही अटैक करेंगे, जिसकी शुरुआत ये विभिन्न स्तर पर की जा रही है। और ये सरकार की बहुत सोची समझी रणनीतियों के हिसाब से काम हो रहा है। भारत देश को एक बहुत मतलब क्रिमिनल डायरेक्शन में ले जाने के लिए सरकार का, ये जिस दिन भारत देश का ये इतिहास लिखा जाएगा उसमें सरकार की नीतियां और पॉलिसीज सबकी सब जिम्मेदार और जवाबदेह होंगी। कहा जा रहा है कि इस नए नियम से जो है वो समानता बढ़ेगी, जातिगत जो मामले हैं ये भेदभाव घटेगा, ये हट जाएगा, रुकेगा। समानता दो चीज़ों से है। यदि भारत देश में आप समानता लाना चाहते हैं तो आप दुनिया की इकोनॉमी पढ़ लीजिए, किसी की भी इकोनॉमी पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बोला गया है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को या तो शक्ति दे दीजिए या तो उस व्यक्ति को फिनेंशियली साउंड कर दीजिए। आप किसी वित्तीय आदमी, बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उस आदमी के सामने कोई बात करता है, आप अपने गांव का उदाहरण देख लीजिए। आपके गांव का, मोहल्ले का कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, वो किसी भी जाति का हो, वर्ग हो, कोई उसको बोलता है। आप यहाँ पर किसी के सामने जाके, कमजोर आदमी के सामने बहुत गिड़गिड़ाते होंगे। पुलिस स्टेशन में जाके आप गिड़गिड़ाते हैं, 2 चाटा मारेगा पुलिस वाला, अंदर कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। और बड़े सरकार के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आपकी हिम्मत है, आप बोल देंगे। ये सब भारत देश की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये कहीं न कहीं गैर कानूनी है, दिशा विहीन है। और यह सरकार चाहती है कि भारत देश के जो 45% के आसपास में जो नवयुवक बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए। और उस डाइवर्ट के रास्ते में ये शिक्षा के स्तर पर, ऊपरी लेवल पर, अपर कास्ट के लेवल पर जो बच्चे ज़्यादा तेज होंगे, हो सकता है कि उनका इंटेंशन नीचे वाले से हो, वो ये इसका केस लगवा दे, उसको डाउन कर दे। तो बहुत सारे इसकी मतलब एक कमियां हैं, इसलिए इन कमियों के आधार पर हम इसको चैलेंज करेंगे। चंद्रशेखर आजाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि ओबीसी का दर्द, एससी का दर्द वही जान सकता है, कोई ब्राह्मण नहीं जान सकता, इसलिए कानून बहुत जरूरी है। नहीं, वो अपने हिसाब से उनकी जो परिभाषा हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत निजी राय हो सकती है, पर सामूहिक राय के रूप में यह यदि बता दें कि यदि इस बिल के लाने के बाद भारत देश में एसटी, एससी, ओबीसी पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगा, इकोनॉमी के रूप में टॉप में आ जाएगा भारत देश का। ये लगभग ओबीसी जो है पूरे भारत देश में, आप जानते हैं पूरे डेटास के बारे में, काफ़ी बड़े लेवल पर लगभग 80% ओबीसी, एसटी, एससी सब मिला के हो जाए। यदि ये समूह मिल करके और इसी स्तर से जो एक नियम लाया गया है, इस समूह के, इस एजुकेशन के नियम लाने से जो अभी लाया गया है, इस तरह से जो गलत नियम लाया गया, इसके आधार पर बढ़ जाए तो हम तो साइलेंट हो जाएंगे। यदि ये विकास का रास्ता आपका है, मुझे नहीं लगता कि आप देश के विकास कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहे हैं जो कह रहे हैं। आप बताइए कि 27% रिजर्वेशन हर जगह जो पुरानी सरकारें थी कांग्रेस ने किया है। आज वर्तमान की सरकार इस तरह की जो चीजें ले आ रही है। आप शिक्षा में देखिए, पूरी सरकारी नौकरियों को बंद कर दिया गया, वहां चंद्रशेखर आजाद की आवाजें नहीं उठती है। जो भी है, क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर की आवाज नहीं उठती। चले जाए सरकार से बुलवाएं ना कि सरकारी नौकरी खोल दी जाए। कितने बेरोजगार भी है, बच्चे घूम रहे हैं, सारे यूट्यूबर बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेचारे सड़क में आ गए हैं। जो बहुत सारे बच्चों को मल्टीपल्स, उनमें एज लिमिट लगा दी गई, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अभी नए यूपी के पुलिस के फॉर्म आए, आप देखिए क्या उसमें दशा है। उनमें लिख दिया गया कितने से इतने के बाद के फॉर्म नहीं लिए जाएंगे, एज खत्म हो गई उनकी। तो ये उसमें चंद्रशेखर आजाद नहीं बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ बात करेंगे जिसमें जातिगत बातें हों। तो ये सरकार बीजेपी के दूसरे पक्ष हैं। चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ऐसे ये इस तरह से एसटी, एससी करके अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं।
मतलब और यदि उनके पास दम है तो शिक्षा को बढ़ाएं और फालतू की बातें न करें। वो भी बाहर से पढ़ के आए, सब पूरा भारत देश जानता है। अपनी बातों को सही से सबको डेवलप्ड करें, बिना मतलब की बात करने से लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। सर आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के मॉल में चंद्रशेखर आजाद अपनी दुकान खोले हुए हैं। मैं दो शब्दों को बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, आप इस बात को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बोला है कि जिस प्रकार से भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है उसी प्रकार से वो अपने आप को दलित नेता बताने के लिए एसटी एससी को ब्राह्मण से या ओबीसी किस प्रकार से उसको कैटेगराइज किया जाए, किस तरह से वो विखंडित होकर के उनके एक संगठित समूह उनके साथ में जुड़ा रहे, उसको लेकर के वो बोल रहे हैं। मैं ये कहना, यदि उनको इतना ही दर्द और इतनी ही पीड़ा है तो शिक्षा में बढ़ावा देना, गरीबों को पढ़ाए ना। पूरा बड़े चंद्रशेखर आजाद बने या बड़े कोई भी बड़ा नेता बना हो, पूरा शिक्षा का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन सिस्टम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हैं, इनकी फीसें बड़ी बड़ी लाख लाख 50-50 हज़ार 10-10 हज़ार जो भी है 100 उनको दें और पूरे गरीबों के बच्चे पढ़ाएं। अब हम बड़ा अच्छा मानेंगे कि ये चंद्रशेखर रावण नहीं चंद्रशेखर राम हो गए हैं। सर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, शराबबंदी से दिक्कत हमेशा शराबी को होती, जो शराब नहीं पीता उसे दिक्कत नहीं होती। शोषक वर्ग जो है उसको इस कानून से दिक्कत है। देखिए ये आपकी ये जो आपने इंटरप्रिटेशन किया है, मैंने सारी चीज़ों में दो चीज़ों को बहुत स्पष्ट किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने भी कर रहा हूँ। किसी भी नियम कानून को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट न किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नियम कानून हो वो गलत तरीके से मिसयूज ना हो। मैं अभी भी बोला हूँ और मैंने यह भी बोला है, आपसे 10 बार बोला हूँ, अभी 11वीं बार बोल रहा हूँ कि जो नियम में ये बनाए गए हैं उनमें जो गड़बड़ियाँ उसको सुधार किया जाए। मैंने बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अपने बातों से हट थोड़ी रहा हूँ। हर जो भी नियम आते हैं अच्छे बुरे सब हो सकते हैं, पर यदि उनमें कमियां तो उसके सुधार करने के भी चांसेस होते हैं, उसको सुधारा जाए। ये मेरा वो है कहना।